नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वित्त भर्ती परीक्षा 2022 का है। यहाँ भाग नंबर 13वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो 12 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया था, है ना। तो अभी जो संडे को, अभी यानी कि आने वाला जो संडे है 25 सितंबर को, उसका एग्ज़ाम है। तो फिर अगर आपने एडमिट कार्ड अगर नहीं निकाला तो आप निकाल सकते हो, सीजी जो पीएससी की साइट से, वहाँ से निकाल सकते हो आप लोग जो है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ी और हिंदी व्याकरण का है। ठीक है, आपके लिए जो गणित का अलग से पार्ट में बना दिए हैं, तो गणित का जो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, करंट अफेयर के लिए मैं करंट अफेयर के बीच बीच में वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। तो फिर कुल मिलाकर जो है कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं आज का जो वीडियो है वह 13वां भाग है। जो पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि हाल ही में देश के लिए तीनों फॉर्मेट में जो 100-100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। यानी कि टेस्ट, वनडे और टी20 में 100-100 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा विराट कोहली आ जाएगा। देखिए, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है जो कि तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेले हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आप लोगों को इससे एक निवेदन है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इसको प्रश्न को डबल पढ़ूंगा, फिर इसके ऑप्शन को भी पढ़ूंगा। तो तब तक जो है आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर आप लोग जरूर देना। ठीक है, और कॉपी में जरूर नोट करना, और नोट करने के बाद लास्ट में कमेंट मारना कि 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है। चाहे 40 में 40 सही हो, चाहे 40 में 35 सही हो, या 40 में 10 भी सही हो, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए भी MCQ फॉर्म में यानी कि मॉक टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर पढ़ाने के लिए भी मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था, जिसमें भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 133, 146, 135 या फिर 132 है। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस दरमियान जो है आप लोग अपने हिसाब से कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पर मैं टिप करके एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिया है कि 146 देशों में इस चीज़ को गणना किया गया था, इस चीज़ को रिपोर्ट निकाला गया था, जिसमें मतलब भारत देश को 135वां स्थान मिला है। भारत को 135वां स्थान मिला है। और जबकि पिछले साल कितना था, 156 देश के आधार पर निकाला गया था, जिसमें भारत को 140वां स्थान मिला था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर देश का पहला स्कूल जो कि किसानों के लिए खोला गया है। यानी कि किसानों द्वारा जो है किसानों के लिए खोला गया है, उसे कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर देश का पहला स्कूल है ना। देश में अभी तक ऐसा स्कूल नहीं बना है कि जो किसानों द्वारा किसानों के लिए है। तो इसका जो ऑप्शन कहाँ पर है, बहराडीला जो कि जांजगीर चांपा से है, दूसरा है कि देवसुंदर जो कि बलौदाबाजार से है, तीसरा अर्जुनी जो कि धमतरी से है, और चौथा है सोमनी जो कि दुर्ग से है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बहराडीला जो कि जांजगीर चांपा में ऐसा खोला गया है। और इसमें योग्यता क्या है पढ़ने वालों की, इसमें योग्यता रखा गया है अनपढ़, यानी कि जो अंगूठा छाप व्यक्ति भी है, जो अनपढ़ है, जो कभी नहीं पढ़े है स्कूल, वहाँ से लेकर जो डिग्रीधारी व्यक्ति है आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें 18 विषय रखा गया है, 18 विषयों पर यहाँ पर पढ़ाई किए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहां पर खोला गया है। तो राज्य में पहला चाइल्ड सेंटर कहां पर खोला गया है, चाइल्ड केयर सेंटर कहां पर खोला गया है। ऑप्शन है कि दुर्ग है, कि राजनांदगांव है, कि कोरिया है, या फिर बालोद है। तो इसका जो आंसर जाएगा बालोद। बालोद में जो है पहला यानी कि राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर खोला गया है। चौथा प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉलिसिस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉलिसिस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर पैर नदी के तट पर, दूसरा है दूध नदी के तट पर, तीसरा है सबरी नदी के तट पर, चौथा है हसदेव नदी के तट पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हसदेव नदी के तट पर, जो कि कोरिया जिले में खोला गया है। दोस्तों, ये जो नदी के किनारे खोला गया है, इसलिए जो है हसदेव नदी के तट पर खोला गया है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कोरिया है। पांचवा प्रश्न है, मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से बहुत कुछ आता है। दोस्तों, मेरा आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर टिप इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा और जानकारी मिल सके। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ है। तो रामगिरी की जो पहाड़ी है वह कहाँ पर है। ऑप्शन है जसपुर, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ सरगुजा जिले में है रामगिरी की पहाड़ी। अब यहाँ पर देखना कि जो रामगिरी की पहाड़ी है सरगुजा जिले में, किवंदित अनुसार कालिदास यहाँ पर मेघदूत की रचना की है। किसकी रचना की है,
मेघदूत की रचना की है किसने? कालिदास ने की है। कहाँ पर? रामगिरी की पहाड़ी पर। और रामगिरी की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? तो मुकुरधर पांडे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? तो मुकुरधर पांडे ने किया है। एक चीज और प्रश्न आता है कि जब कालिदास जी आए थे छत्तीसगढ़ में, जब सरगुजा के रामगिरी पहाड़ी पर थे, तो उन्होंने कहा है उसको स्वर्ग का द्वार कहा है। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सन 1854 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो 1854 में छत्तीसगढ़ में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, गुप्त काल हुआ है कि मुगल काल हुआ है कि ब्रिटिश काल हुआ या फिर मौर्य काल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ है। अच्छा चीज समझने यहाँ पर देखो, 1818 से 1830 तक का जो समय था उसमें जो है ब्रिटिश संरक्षण काल में था। भोसला वंश है ना, उस समय मराठा वंश था, तो ब्रिटिश के संरक्षण में था। लेकिन जैसे ही रघुजी द्वितीय योग्य हुए तो फिर उसको जो है 1830 में पुनः सत्ता सौंप दिया, जो कि 1854 तक चला। उसके बाद जो 1854 के बाद जो है परमानेंट यानी कि ब्रिटिश काल में चला गया छत्तीसगढ़, ब्रिटिश संरक्षण के हाथ में चला गया, स्थायी रूप से चला गया है। उसके बाद सातवां प्रश्न क्या है? फनी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फनी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है संबलपुर उड़ीसा, या फिर कवर्धा कबीरधाम, या फिर सिरपुर महासमुंद, या फिर अंतागढ़ कांकेर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कवर्धा कबीरधाम। याद रखना है, जो नागवंशियों का शासन काल है वहाँ छत्तीसगढ़ में दो जगह पर था। एक है कवर्धा के क्षेत्र में फनी नागवंश है, और एक है बस्तर के क्षेत्र में छिंदक नागवंश है। तो जो यहाँ पर क्या बोला गया, फनी नागवंशियों का शासनकाल जो है कवर्धा में चला गया था, जो कि स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन हुए थे? गोपाल देव हुए थे। आठवां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? रायगढ़ है, शक्ति है, बस्तर है, सरगुजा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शक्ति रियासत जो है सबसे छोटी रियासत थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी रियासत की बात किया जाए तो फिर बस्तर थी, है ना। बस्तर रियासत सबसे बड़ी थी और शक्ति सबसे छोटी। और छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी, जो कि 9 जनवरी 1948 में भारतीय संघ में विलय हो गया। यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस रियासत ने 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? यानी कि छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत थे उसमें से ऐसे कौन से रियासत हैं जहाँ पर 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है शक्ति है, रायगढ़ है, छुई खदान है, या फिर नांदगांव है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ छुई खदान में हुआ था। दोस्तों कई जगह बुक में जो है शक्ति भी दिया है, लेकिन इसका जो सही है और व्यापम और सीजीपीएससी मानते हैं इसको छुई खदान को माना गया है। 10वां प्रश्न है, कैलाश गुफा कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैलाश गुफा कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जसपुर है, सरगुजा है, कोरिया है और सरगुजा है। तो आपको बताना है, अपने कॉपी में नोट करना है कि कहाँ पर है कैलाश गुफा। इसका जो आंसर आएगा वहाँ जसपुर आएगा। ठीक है, जसपुर जो है यहाँ पर जो है कैलाश गुफा स्थित है। 11वां प्रश्न है, नक्सली घटना में चर्चा में आई दरभा घाटी किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था, एक बार हुआ था दरभा घाटी, तो वहाँ जो है किस जिला से संबंधित है? जैसे कि बस्तर जिला से संबंधित है, कि दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है, कि सुकमा से या बीजा से है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बस्तर जिला से संबंधित है दरभा घाटी या फिर झीरम घाटी, वही आसपास है। ठीक है, जो कि बस्तर के जिले में है। और यहाँ पर जो है 25 मई 2013 बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर घटना हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो काफिले जा रहे थे, है ना, उस समय प्रचार में, तो 25 मई 2013 को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो काफिले पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे उसके प्रमुख जो नेता थे मारे गए हैं, और जो है सैनिक भी वहाँ पर शहीद हो गए। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम विधायक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी कि 90 विधानसभा है। ठीक है, यानी कि 90 विधायक, तो 90 विधायक में से सर्वप्रथम किसने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है विक्रम मोहले, दूसरे है रामदयाल उड़के, और तीसरा है धर्मलाल कौशिक, चौथा है नंद कुमार पटेल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ रामदयाल उड़के जो ऑप्शन सही रहेगा।
13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष की शुरुआत किस पर्व से होती है? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो है कौन से त्योहार से छत्तीसगढ़ की जो त्योहार का सीजन चालू होता है, यानी कि कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में से कौन सा त्योहार है जिससे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन है पोला तिहार को, कर्म तिहार को, हरेली तिहार को या दियारी तिहार को। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हरेली तिहार। हरेली तिहार को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कहा जाता है, जो कि किसान अपने जो औजार है, जो खेतों में जुताई काम करते हैं, कुदाल है, फावड़ा है, इन सब का पूजा अर्चना करके वहाँ मनाते हैं, और यही जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार के रूप में भी माना जाता है। 15 प्रश्न है, तंत्र मंत्र प्रधान देवी गीत कौन सा गीत कहलाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति लोग हैं वो लोग मनाते हैं अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र जो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं और तंत्र मंत्र द्वारा वहाँ गीत गाते हैं। तो यहाँ कौन सा गीत कहलाता है? ऑप्शन है मड़ई गीत है, राउत गीत है, बैना गीत है या फिर मांझी गीत है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बैना गीत है, बैना गीत। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है मैंने जो व्यापम और पीएससी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए ही क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, जो पहले कभी आ गए हो या फिर 2003 के बाद से 2021 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं प्रश्न को, उसको मैंने लिया है। चाहे वहाँ CGPSC हो, चाहे व्यापम के अंतर्गत कोई भी टॉपिक से जो वैकेंसी निकला था उसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी प्रश्न को मैंने लिया है। तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पर अगर आप दोस्तों नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। यहाँ पर 15 प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कला मंच जो कि नवा बिहान संस्था के संस्थापक थे, तो प्रसिद्ध जो कला मंच तैयार किया था गया था इसका नाम क्या है? नवा बिहान। तो इस नवा बिहान की जो संस्था है इसके संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है केदार यादव है, पूर्णाराम निषाद है, लक्ष्मण मस्तूरिया है या फिर मदन निषाद है। इसका जो आंसर आ जाएगा केदार यादव। केदार यादव है इसके संस्थापक। 16 प्रश्न है, बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान छत्तीसगढ़ में कौन सा है? प्रश्न को समझना क्या बोल रहा है कि बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान छत्तीसगढ़ में कौन सा है। ऑप्शन है पुरखौती मुक्तांगन है, दूसरा है सांस्कृतिक लोक कला केंद्र है, तीसरा है कला विकास केंद्र है, चौथा है गढ़कलेवा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पुरखौती मुक्तांगन। आपने कभी भी वहाँ पर गए होंगे तो फिर देखना एक चीज़, पुरखौती मुक्तांगन में बहुत सारे जो आदिवासी है उसका पुतला बनाया गया है या फिर मिट्टी के जो सीमेंट का बना है या फिर पत्थर का बना है, उसमें अलग अलग कलाकृति है, अलग अलग वाद्य यंत्रों का उसमें मात्रा डाला गया है, यानी कि अलग अलग वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको भी वर्णन किया गया है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुआयामी यानी कि बहुत से आयाम को वहाँ पर सांस्कृतिक रूप से संजो कर रखे हैं। इसलिए जो है बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान की अगर बात किया जाए तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पुरखौती मुक्तांगन ही रहेगा। 17 प्रश्न है, हास्य प्रसिद्धि प्राप्त कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री कब प्रदान किया गया? दोस्तों ये प्रश्न जो है एक दो बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो कि हास्य कवि है इसका जो है इसको जो पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, वहाँ कब दिया गया? 2008 में, 9 में, 10 में या 11 में? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2010 में दिया गया था। 18 प्रश्न है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कुल जो उपनिषद है हमारे जो भारतीय संस्कृति में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 102 है, 105 है, 150 है, 108 है। इसका जो आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा। देखो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4 है, वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18 है, 18 पुराण है हमारे भारतीय संस्कृति में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 उपनिषद है हमारे भारतीय संस्कृति में। उसके बाद है 19वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न पूछे भी जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है अभी? इसका जो अवशेष है अभी बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। एक और है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान साइड है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने कराया है? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर भानुगुप्त। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ कुमारगुप्त रहेगा। 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया है? यानी कि कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है अपनी जो सामाजिक जीवन है सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट किया है? तो दांडी से, चंपारण से या खेड़ा से या फिर अहमदाबाद से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ
चंपारण है ना, चंपारण जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, यहाँ से जो महात्मा गांधी ने अपना जीवन शुरुआत किया था भारतीय राजनीतिक के क्षेत्र में। और यहाँ जो है चंपारण कहाँ है, बिहार में है। 21वां प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा जो नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ, यहाँ पर ऑप्शन है फिरोजा शाह, मोहम्मद बिन तुगलक है, अकबर है और सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की जो स्थापना है वहाँ सिकंदर लोदी ने किया था। 22वां प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य के जो विधानसभा यानी कि जो विधानसभा है, अगर उसका सत्रावन करना है यानी कि समाप्ति की ओर घोषणा करना है, तो यह जो है किसके आदेश द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राज्यपाल की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से, या फिर विधि मंत्री की तरफ से। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ राज्यपाल की तरफ से किया जाता है। 23वां प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक ही देखना आप लोग जो है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एक हिस्सा में था। हालांकि मध्य प्रदेश का उस समय निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जो है 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उस समय राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो कितनी थी यहाँ पर? तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र है ना, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र के रूप में इसे जारी किया गया था, स्थापना किया गया था। तो इसी 14 राज्य में से एक था मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। उसके बाद 24वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वह किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 109 है, 110 है, 111 है, 143 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में कहा गया है धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। यहाँ पर धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक है कि नहीं इसको कौन निर्धारित करते हैं? उसके अध्यक्ष करते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? दोस्तों यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रश्न है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ उसको। देखो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 में के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कि राज्यों का गठन है, नए राज्यों का गठन। दूसरा क्या है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन है। तीसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है। और चौथा है नए राज्यों का प्रवेश है। देखो ये जो है गलत है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वहाँ इसमें वर्णन नहीं है, इसमें संभव नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद में एक कानून द्वारा संभव नहीं है, बाकी 3 संभव है। नए राज्यों का गठन करना है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, यानी कि राज्यों का अगर नाम भी परिवर्तन करना है तो राज्यों के नाम है ना, तो राज्यों के नाम परिवर्तन करना है। तो ये संबंधित जो है वहाँ संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन वहाँ गलत है, इसलिए इसका आंसर 4 रहेगा। 26वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है। तो उसमें से तृतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से या खनिज क्षेत्र से। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस योजना अवधि में की गई? यानी कि जो नाबार्ड की स्थापना है वहाँ किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया है? ऑप्शन है पंचमी यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना है, 6वीं पंचवर्षीय योजना है, 4थी पंचवर्षीय योजना है या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है नाबार्ड की स्थापना की गई है। दोस्तों एक बता देता हूँ कि आप लोगों को टिप के माध्यम से जो बताता हूँ उसको आप याद करना, क्योंकि यही जो है मेन पॉइंट रहता है ना। अब देखो नाबार्ड की जो स्थापना है 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का समय कौन सा था? 1980 से 1985 के समय को 6वीं पंचवर्षीय कहा गया है। और नाबार्ड की जो स्थापना है वहाँ 12 जुलाई 1982 को हुआ है। इसका मतलब 6वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है अभी वर्तमान में मुंबई शहर में है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर GR चिंताला। डॉक्टर GR चिंताला जो है अभी इसके अध्यक्ष है।
28वां प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में जो पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1950 में, 1960 में, 1969 में या फिर 1979 में। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 1969 में किया गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी वहाँ पर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 है ना, 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो कितने बैंकों का किया था? 14 जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? भारत देश का दिल्ली है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं सम्मिलित है। यहाँ पर हरियाणा का भाग है, पंजाब का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि ये दिल्ली हो गया, ठीक है, आपको बता रहा हूँ ये दिल्ली हो गया, ठीक है, ये दिल्ली आ गया। तो कौन सा ऐसे जो राज्य है वहाँ स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करता है मतलब वहाँ सम्मिलित है उस भाग में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पंजाब आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से, ये जो है हरियाणा के क्षेत्र में आता है, और इसके जो कुछ हिस्सा जो क्षेत्रफल है यहाँ किस में आता है, वहाँ राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं, और ऊपर का जो एरिया है वहाँ और अलग अलग क्षेत्र में से आता है। जैसे कि इस साइड का फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश इस साइड है, इस साइड जो है अलग से है, ठीक है। लेकिन जो पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी तरीके से दिल्ली को संपर्क नहीं करता है। 30वां प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन वहाँ किस चीज़ का है? यूरेनियम का है कि थोरियम का है या फिर इरिडियम का है या फिर प्लूटोनियम का है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा थोरियम का है। थोरियम का जो मात्रा है प्रचुर मात्रा में भारत में है, और थोरियम जो है बैटरियों में उपयोग किया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में नए राज्यों नए जिलों का जो निर्माण किया गया है वहाँ पर थोरियम का भंडार पाया गया है। 31वां प्रश्न है, आयरिस का क्या? आयरिस मतलब जो आंखों में रहता है, आयरिस जो काला काला दिखता है उसमें गौर करके देखना छोटा छोटा सा रहता है, ठीक है, भूरा भूरा सा, तो उसी को कहा गया है आयरिस कहा गया। तो आयरिस का काम क्या है? ऑप्शन है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है, दूसरा है आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना है, तीसरा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, ठीक है। आंख में जाने वाला जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। आपने देखा भी होगा जैसे कि ये आंख हो गया, ठीक है, इसमें जो काला काला रहता है समझिए ये हो गया, और बीच में थोड़ा सा और गहरा काला रहता है, तो ये जो एरिया है उसको आयरिस कहा गया है। आप एक चीज़ देखना, जब आपकी आंखों में तेज प्रकाश पड़ता है तो वह जो है आंखों को थोड़ा सा सिकुड़ लेता है ना, ताकि प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगर प्रकाश नहीं है तो यहाँ जो अपने जो आयरिस इसको फैला देता है। इसका मतलब क्या है, यह जो है आने वाला जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। 32वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या जहांगीर में? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ श्रावस्ती में दिया गया है। 33वां प्रश्न है, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ जो है जो समाधि स्थल को कहा गया है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री है, राजीव गांधी है, बाबू जगजीवन राम है या फिर भगत सिंह है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ राजीव गांधी है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसे वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। 34वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है। तो बुद्ध के किस जीवन की घटना को यानी कि उसके जीवन के कौन से ऐसे घटना हुआ जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर उसका परिनिर्वाण है, दूसरा है उसका जन्म है, तीसरा है उसका गृह त्याग है, चौथा है उसका प्रबोधन है। इसका जो आंसर आ जाएगा गृह त्याग है ना, उनका जो गृह त्याग यानी कि जो घर को छोड़कर बाहर गए थे उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में ये चीज का वर्णन किया गया है। 35वां प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो है स्वर्ण जो है मुख्यतः रूप से कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है पन्ना में, कटनी में, कोलार में या फिर खेतड़ी में। इसका जो आंसर आ जाएगा कोलार में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको समझना, कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो है कोलार यानी कि सर्वाधिक रूप से सोना पाया जाता है इधर, है ना। तो इसका जो साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कोलार से वहाँ सोना का आयात निर्यात करते थे वो लोग, इसका जो साक्ष्य मिला है।
36वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध का जो परियोजना है वहाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उड़ीसा राज्य में है। जैसे कि ये अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर है, तो उड़ीसा के जस्ट यहीं पास है हीराकुंड बांध, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा बांध है ये, ठीक है। और इस बांध में मुख्य रूप से जो महानदी है, छत्तीसगढ़ की महानदी जो है यहाँ पर पानी पहुँचाता है। कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ की जो महानदी का जितना पानी है वहाँ उड़ीसा के जो बांध है वहाँ जाके हीराकुंड बांध में समाहित हो जाता है। 38वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? यानी कि भारतीय संविधान में अलग अलग स्रोत लिया गया है बाहर से, है ना। तो इसमें से जो सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वहाँ भारतीय संविधान में वर्णन है, तो वहाँ कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फ्रांस से? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ फ्रांस से लिया गया है। 39वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद कौन से है भारतीय संविधान के जिसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वहाँ एक राष्ट्रपति करता है? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री होगा उसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 75 के बाद 76, 77, 78 जो भी अनुच्छेद रहेगा उसमें अलग अलग प्रक्रिया है, योग्यता का है, निर्वाचन का है, किस तरीके से शपथ लिया जाएगा, तो इस तरीके से है। फिलहाल अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों 40वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई भी संसद है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जो अयोग्यता के संदर्भ में किसी भी सदस्य का अयोग्यता ठहराना है तो उसके संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? यहाँ पर ऑप्शन है अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति या संसदीय सचिव है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।